डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जैसा कि हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और 3 वीडियो में मैंने बात किया है कि हिंदी के बारे में, हिंदी की भाषाओं के बारे में, हिंदी की उत्पत्ति के बारे में मैंने सारी जो बातें थीं और बोलियां जो भी थीं वो सारी की सारी 3 वीडियो में उस पार्ट को मैंने ख़त्म किया है। मैं ये नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसमें आज व्याकरण शुरू होगा हिंदी का। आज व्याकरण से शुरुआत करेंगे और देखते हैं, समझेंगे इसे, रटेंगे नहीं कि मतलब हम रटने की कोशिश करते हैं, किसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आता है। हर चीज़ बनी है ना कि रटने के लिए हमने छोड़ी है उसे। किताबों में भी है तो उसने कहीं ना कहीं चीज़ों को खोजा होगा, उस पर सर्च किया होगा, उसके बाद उन्हें उसी भाषा में कोड कर दिया है किताबों में। तो मैं बस यही कहूँगा कि इन चीज़ों को समझते चलिए कि चीज़ें हैं कैसे और बनती कहाँ से हैं, क्योंकि प्रत्येक चीज़ की खोज हुई है। यहाँ तक कि खोज तो मेरी भी हुई है, तो खोज प्रत्येक चीज़ की हुई है, उसे समझना ज़रूरी है। जैसे कि बल्ब पहले बनाया गया, कैसे बनाया गया, क्या क्या उसमें रखा, क्या क्या नहीं है, तो उसके बाद फिर उसी बल्ब का वर्णन कर दिया गया है किताबों में। अब लोग उसे रटने की कोशिश करते हैं कि ये लगता है वो कुछ नहीं। उसे समझने की कोशिश करो, एक बार आराम से आ जाएगा। फिर अपनी भाषा में लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि किताब की लैंग्वेज को ही आप लिखो। अपनी भाषा को समझिए और अपनी भाषा में उसे लिखिए, लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। ये नहीं है कि आपने थोड़ा किताब की लैंग्वेज को अलग कर दिया और अपनी लैंग्वेज को आपने डिफरेंट कर दिया। आप समझने लगे कि मैंने जो लिखा है वो गलत लिख दिया, किताब से मिलता जुलता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए, जो बल्ब में है वो क्या आपकी लैंग्वेज में है, वो सारा कंटेंट जो बल्ब में पड़ता है वो सारा का सारा आपकी लैंग्वेज में होना चाहिए। बस वही तो थ्योरी है। तो आज हम समझते हैं, अपनी वीडियो शुरुआत करते हैं। क्या है हमारा टॉपिक आज? व्याकरण। आज हम अपने टॉपिक व्याकरण को शुरू करते हैं। व्याकरण हम देखते हैं, व्याकरण में नहीं आ रहा है। देखते हैं व्याकरण को कि व्याकरण क्या है। व्याकरण, हम इस व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एक एक वर्ड को पढ़ेंगे, हिंदी के अंदर जो चीज़ है उसको समझेंगे। अब तक मैंने बोलियां, भाषाओं और संविधान के अंदर क्या है, भाषा किसे कहते हैं, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, तो ये सब मैंने बताया है। आगे की बात हम करते हैं कि व्याकरण को समझिए। पहले तो व्याकरण में है क्या, इसमें इसको तोड़ें तो इसमें क्या लिखता है कि इसे तोड़ेंगे तो ये बी धन आ धन करण, ये 2 चीज़ें हैं, ये 2 हैं उपसर्ग, इन्हें कहते हैं उपसर्ग। इन्हें उपसर्ग कहते हैं कि ये उपसर्ग है बी धन आ धन करण। तो इसके अंतर्गत क्या है, ये 2। अगर पूछा जाए व्याकरण में कितने उपसर्ग हैं तो 2 उपसर्ग हैं। अब क्या है कि व्याकरण के ज्ञाता को, जो व्याकरण का विद्वान होता है उसे क्या कहते हैं, तो व्याकरण के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, व्याकरण के ज्ञाता को हम कहते हैं वैयाकरण। वैयाकरण, हम जो व्याकरण का ज्ञान रखता है उसके ज्ञाता को हम वैयाकरण कहते हैं। ये व्याकरण की बात है। और व्याकरण में आता क्या क्या है जरा हम उसको समझ लें। तो व्याकरण में जो आता है, व्याकरण के 3 अंग हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं। सारी व्याकरण को हम खत्म कर देंगे, टोटल व्याकरण खत्म हो जाएगी तो बस इन्हीं तीनों चीज़ों पे। 3 अंग कौन कौन से हैं इसके, तो व्याकरण के 3 अंग। व्याकरण के 3 अंगों को देखिए। पहला अंग है इसका, सबसे पहले शुरुआत होती है हमारी वर्ण से। तो पहला अंग इसका हो गया वर्ण। वर्णों को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, शब्द। वर्णों को मिलाएंगे तो ये शब्द बनेंगे और शब्दों से मिलकर के वाक्यों का निर्माण होता है। सारा व्याकरण, पूरा का पूरा व्याकरण
इन 3 चीज़ों पे चलता है। क्या आपने कभी देखा है वर्णों से मिलकर शब्द बना, शब्दों से मिलकर वाक्य बना? क्या व्याकरण में वाक्यों के अलावा कोई चीज़ आती है? नहीं, वाक्यों को मिलाकर हम व्याकरण को बना देते हैं पूरे को। कोई भी कहानी लिखेंगे उसमें कोई भी कहानी हो उसमें वाक्य ही आते हैं। तो कोई भी कहानी है उसमें वाक्य आते हैं। बस यही व्याकरण के 3 अंग हैं, क्योंकि इन्हीं पे पूरा व्याकरण है। जो कुछ है यही है व्याकरण के अंतर्गत। तो आज हम व्याकरण को देखते हैं। सबसे पहला प्रकरण हमारा क्या रहेगा? वर्ण। तो हम वर्णों के बारे में बात करेंगे कि वर्ण क्या हैं, उन्हें देखेंगे। वर्णों की अगर हम बात करें तो जो वर्ण हैं वो वर्ण हिंदी में 2 प्रकार के हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो हम वर्ण की बात करें, जरा देखो वर्ण की बात कर रहे हैं और वर्ण के अंतर्गत क्या आता है। चलो वर्ण को मैं बाद में बताऊंगा कि वर्ण, व्यंजन और स्वर क्या होते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ को सीख लें। एक चीज़ को यहाँ पे कैसे शुरुआत यहाँ से करते हैं हम, अच्छे से समझ आएगा कि वर्णमाला से शुरुआत करते हैं। वर्ण तो बाद में बताएंगे, क्योंकि वर्णमाला को समझोगे तभी वर्ण को समझ पाओगे, क्योंकि वर्ण की डेफिनेशन अलग बन जाती है। वर्णमाला, ये वर्णमाला है। तो वर्णमाला की परिभाषा क्या हुई, एक एक की हम परिभाषा को पढ़ेंगे। वर्णमाला, वर्णमाला के अंतर्गत क्या आते हैं? 2 चीज़ें आती हैं, स्वर व व्यंजन। ये 2 चीज़ें आती हैं वर्णमाला के अंतर्गत। तो वर्णमाला के अंतर्गत 2 चीज़ें आती हैं। अगर यहाँ पे देखना, जरा गौर करना, आ ई उ एस्ट्रक्टर। अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन क्या हैं? क, ख, ग, घ। पेपर में पूछा गया है, वीडियो के में, कि वर्णमाला कहते हैं, किसे कहते हैं वर्णमाला? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के, अगर आप कहोगे उसमें ऑप्शन था वर्णों के समूह को, तो वर्णों के समूह को नहीं लगाना है। वर्णों का समूह कैसा है अभी मैं बताऊंगा, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, ना कि वर्णों के समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जैसे ये आ ई उ रे ए ऐ ओ औ अंग, उसके बाद का, ख, ग, घ, ण क्रम से आ रहे हैं। च, छ, ज, झ, ण ये बताएंगे का के बाद खा क्यों आया, खा के बाद गा क्यों आया। क्योंकि हिंदी का ये, हर भाषा आपको लगता है कि ABCD ए के बाद बी क्यों आया, हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि का के बाद खा क्यों आया, खा के बाद घा क्यों आया, गा के बाद घा क्यों आया। क्यों? ये हिंदी का है। पढ़िए, आगे देखते हैं कि ये व्यवस्थित है। अगर मैं इसको व्यवस्थित क्यों बोला, व्यवस्थित समूह वर्णों का, क्या हो गया? वर्णों का, वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाएगा। अगर मैं यहीं कह दूं आ, ए, ओ, का, गा, फा, टा, ओ, औ, रे, क्षेत्र, ज्ञा, त्र, ज्ञा, पा, मा, जरा इन्हें देखिए, ये भी तो वर्ण ही हैं। क्या इन्हें वर्ण नहीं कहोगे? कहेंगे वर्ण। क्या ये व्यवस्थित हैं? क्या इसे वर्णमाला में ऐसे लिख दिया जाए? क्या आ के बाद ये आ सकती है, ऊ के बाद का, गा, फा, ट, त, ओ, ये इस तरीके से अगर लिख दिया जाएगा तो क्या ये वर्णमाला बन सकती है? नहीं। माला गुथी हुई होती है, माला क्रम से ही करी जाती है। कोई भी मोती है, अगर 4 पीले मोती, फिर 3 लाल मोती, फिर 4 पीले मोती, फिर 3 पीले मोती, तो इस तरीके से अगर क्रम से हर चीज़ होगी तो माला हमेशा मोतियों की क्रम से गढ़ी आती है, याद रखिए। तो वर्णों का व्यवस्थित समूह ये होना जरूरी है, इस वर्ड में ही सब छिपा है।
अगर व्यवस्थित समूह नहीं है तो वर्णमाला नहीं कहेंगे। वर्ण तो होंगे उसमें लेकिन माला नहीं होगी। याद रखिए, माला में मोती तो होंगे, उल्टे सीधे मोती डाल दिए जाए, काला पीला नीला उल्टा सीधा करके, तो माला नहीं कही जाएगी, मोती तो होंगे उसमें। तो वर्ण तो हैं इसमें लेकिन माला नहीं है, वर्णमाला नहीं है, वर्ण हैं। ये है वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जरा यहीं पे आगे की हम बात करें। आगे की बात ये है कि जो आपके वर्ण हैं, सबसे पहला प्रकरण आपका होता है कि वर्ण क्या है। हम इन्हें पढ़ेंगे, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, पद क्या है, शब्द क्या है, वाक्यांश क्या है। इनको हम अभी शुरुआत में ही डिफाइन करके चल रहे हैं, फिर उसके बाद हम टॉपिक पे आएंगे तो इनका फुल टॉपिक पढ़ेंगे। अभी छोटी सी चीज़ों को हम यहाँ पे डिफाइन करें। जैसे कि वर्ण की अगर बात करूँ मैं कि वर्ण किसे कहते हैं, तो वर्ण ये बताइए, क्या कभी आपने इस वर्णमाला को अक्षरमाला कहा है? क्या कभी इस वर्णमाला को अक्षरमाला कहा है? किसी बुक में लिखा है कि अक्षरमाला लिखिए? नहीं। क्या लिखा है कि वर्णमाला लिखिए। तो जो ये वर्ण हैं, ये सभी स्वर, सभी क्या आ जाएंगे, सभी स्वर और प्लस ये व्यंजन जो होते हैं, ये व्यंजन जो होते हैं, ये याद रखिए आप लोग कि ये व्यंजन जो होते हैं, ये व्यंजन जो होते हैं वो अपने आप में अधूरे होते हैं। ये व्यंजन और सभी स्वर ही क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। ये व्यंजन और स्वर ही, व्यंजन और सभी स्वर ही वर्ण कहलाते हैं। जब ये का है, इसका उच्चारण संभव नहीं है, इसको उच्चरित नहीं कर सकते, ना इसको उच्चरित ना इसको उच्चरित, इनमें से किसी को उच्चरित नहीं कर सकते मुख से कोई। अगर तुम बोल रहे हो इसे का, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि का को हम उच्चरित कब कर रहे हैं, का, लास्ट में क्या आ रहा है, आ। की में मतलब ई लग गई तो की, ई की आवाज़ आ रही है, इसकी कम स्वर की ज़्यादा है। तो प्रत्येक जो व्यंजन है वो किसकी सहायता से बोला जाता है? ये प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। याद रखिए, क्योंकि जब तक स्वर का समावेश इसमें नहीं होगा तब तक व्यंजन को उच्चारण में नहीं ले सकते, मुख से उसे बोल नहीं सकते। अगर बोल सकते हो तो बोलिए इसे, और फिर इसे बोलिए। अगर आप इसे बोलोगे का, तो फिर इसे क्या बोलोगे? सबसे बड़ी समस्या है। तो ध्यान दो, यहाँ पे मैं एक क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे इसमें हलंत लगाएंगे, इसे हलंत बोलते हैं तिरछी रेखा को, तो ये वर्ण आधा हो जाता है। इस वर्ण को क्या कहते हैं? ये वर्ण आधा हो जाता है। और जैसे ही इसमें किसी भी स्वर का आप समावेश कर दो, किसी भी स्वर का, तो ये स्वर क्या कहलाते हैं? स्वर का इसमें समावेश हो जाएगा। जैसे मान लो आ का कर दें, तो ये का और आ, का कम आ ज़्यादा आ रहा है तो इसे पढ़ते हैं का। तब ये संभव उच्चरित हो पाया है जब इसमें स्वर लग गया है। तो प्रत्येक व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन को स्वतंत्र रूप से आप उच्चरित नहीं कर सकते हो। किसी भी व्यंजन का स्वतंत्र रूप से उच्चारण संभव नहीं है, क्योंकि वो व्यंजन अपने आप में अर्धमात्रिक होते हैं और प्रत्येक स्वर अपनी मात्रा छोड़ता है व्यंजन पर। प्रत्येक स्वर अपनी मात्रा छोड़ता है व्यंजनों पर। जैसे कैसे मात्रा छोड़ता है? जैसे का और का में अगर हम ई मिलाएं तो कैसे मिलाओगे? क्या इसे ऐसे कर दोगे कई? पहले तो कई हम गलत पढ़ रहे हैं, हम ही गलत पढ़ रहे हैं कई, क्योंकि हम इसे बोल ही नहीं सकते का को। समझ रहे हो? तो इसे हम कैसे सम्मिलित करेंगे? इसे पढ़ेंगे छोटी ही है, तो का पे जब छोटी ही समाहित करेंगे तो ये हो गया की, लास्ट में क्या आ रहा है? ई। तो इसे कहते हैं क्या? स्वरों का समावेश व्यंजनों में। स्वर, सभी स्वर, जैसे का को ले लो, का में कुछ भी ले लो, का की जगह आप ऊ को ले लो, और जैसे इसमें करेंगे तो क्या करेंगे? कू, लास्ट में क्या आ रहा है? ऊ। तो प्रत्येक व्यंजन वर्ण, इसे ये कैसे समझिए, छोटे क्लासों में हमें टीचरों ने नहीं पढ़ाया है। कि चौपतिया नाम की किताब आती थी, बहुत पतली, हमारे बचपन में रही है, आपके रही हो ना रही हो मैं नहीं जानता।
तो उसमें एक 12 खड़ी आती थी। 12 खड़ी का मतलब ये होता था 12वीं खड़ी। 12 खड़ी का मतलब होता है खड़ी हैं, मात्राएं। तो एक का कबूतर को 11 तरीके से लिखा गया है, मतलब 13 तरीके से। कंक का भी जोड़ा है इसमें, तो 13 तरीके से का को दर्शाया गया था उसमें। जैसे का में आ जोड़ा क और बड़ा जोड़ा तो का में छोटी जोड़ी तो की और बड़ी जोड़ी तो की। तो कक का किक की कुक कु के कई कंग को कऊ कंग का। ये का पे लगा दिया, एक का को बता दिया कि एक कबूतर पे ये सभी स्वर लग सकते हैं, सभी स्वर कबूतर पे अपनी मात्रा को छोड़ सकते हैं। ऐसे ही खा पे करेंगे तो ख खा खिक खी खुक खू हो गया। अब री को खरा करेंगे, अब खे खई खो खऊ खंग खा। एक खा को बताया है कि स्वरों से मिल करके एक खा को कितने तरीके से लिख सकते हैं। ये 12 खड़ी थी, सही है। तो वही 12 खड़ी यहाँ चलती है, याद रखिए व्यंजनों में। आगे हम देखते हैं तो सभी स्वर और सभी व्यंजन मिलकर के क्या बनाते हैं, वर्णमाला को। तो इन्हें कहते हैं वर्ण। ये वर्ण जो होते हैं ये अपने आप में एक होते हैं, प्रत्येक वर्ण सिंगल होता है। देखो कैसे सिंगल होता है वर्ण। तो आ अकेला ही तो है, क्या आ में किसी का समावेश हुआ है, नहीं। क्या बड़े आ में किसी का समावेश हुआ है, क्या ई में। सभी स्वर अपने आप में अकेले होते हैं और स्वर अपने आप में ही उच्चारित होते हैं, स्वर किसी की सहायता नहीं लेते हैं। सेल्फ डिपेंड है स्वर, स्वर का उच्चारण अपने आप में स्वयं ही उच्चारित होते हैं, लेकिन व्यंजन नहीं होते हैं, व्यंजन इनकी सहायता लेते हैं, ये इन पे डिपेंड होते हैं। क्योंकि डिपेंड कौन होता है उसे समझिए। स्वर पूरे हैं, व्यंजन आधे हैं। जो आदमी स्वस्थ है, पूरा है, वो किसी की सहायता क्यों लेगा। तो स्वर पूरे हैं तो अपनी सहायता क्यों किसी से सहायता लेंगे। लेकिन ये इसके पैर टूटे हैं, ये लंगड़ा है, आधा है, आधे का मतलब टूटा है कहीं से, सही है। अधूरा आदमी, लंगड़ा या हैंडीकैप्ड जो होता है, जो आधा होगा वो ही तो किसी की सहायता लेगा। तो ये अधूरे हैं तो ये सहायता लेते हैं स्वरों की, इसलिए उच्चारित होते हैं। आगे हम बात करते हैं वर्ण की। तो सभी स्वर और सभी व्यंजन ये अपने में क्या होते हैं, अपने में अकेले होते हैं। कैसे होते हैं, अकेले होते हैं, ये अकेले होते हैं। का में क्या है, जैसे का में ई मिलेगी ये बन जाएगा अक्षर। ये है वर्ड और ये है वर्ड, लेकिन अब ये अपने आप में अकेले रहते हैं। मैं आगे की बात करूं अगर यहीं पे, तो मैं डालता हूं अक्षर। अक्षर को क्या कहते हैं, अक्षर कैसे करोगे कि वर्ड और अक्षर में अंतर बता रहा हूं इतनी देर से। इतनी बार चर्चा करने के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूं वर्ड क्या अक्षर क्या। अक्षर जिसे छरा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, तो जिसका क्षरण ना किया जा सके, जिसका क्षरण ना किया जा सके, मतलब जिसका मतलब यहाँ देखिए आ वर्ड लगने से नज समास की उत्पत्ति होती है। आ नेगेटिव अर्थ ले जाता है। क्षर मीन्स टूटना, क्षरण होना। तो क्षरण ना हो जिसका, उसी को तो हम कहते हैं अक्षर। जिसका क्षरण ना हो, आमीस नहीं हो, क्षर मीस क्षरण, जिसका क्षरण नहीं वो ही तो अक्षर है। अब अक्षर में क्या होते हैं, ये दो से ये भी अक्षर कहलाएंगे, स्वर भी अक्षर भी कहला सकते हैं। लेकिन जैसे ही इस अधूरे का में, जैसे ही अधूरे का में ये लग जाएगा आ, तो ये बन जाएगा का। अगर यहीं पे लग गया होता बड़ा तो ये लग जाता का। ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका अक्षर, तो इसे कहेंगे अक्षर। ऐसे ही खा में ई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, खी। अब क्या हुआ, खी हो गई। तो इसमें क्या हुआ कि खा है, खा में ई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा खी। तो ये जो है वो अक्षर है। अब देखो वर्ड अपने में अकेला है, सही है, विदाउट शादी का, बीवी नहीं इसकी साथ। अक्षर में क्या है, इसकी पत्नी है साथ।
कोई ना कोई इसके साथ होगा, क्योंकि स्वर जब इसमें मिल जाएंगे, जब ये दो हो जाएंगे तो ये क्या कहलाएंगे? अक्षर। ये है अक्षर और वर्ड की बात। तो ये अक्षर जो अक्षर बनते हैं वो वर्णों में स्वर मिल करके व्यंजनों में, तो अक्षर का निर्माण हो जाता है। आगे की हम बात करते हैं। अगर आगे की हम बात करें, यहीं पे कि लिखित रूप से, नोट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन यहीं क्लियर कराऊंगा कि लिखित रूप से, लिखित रूप से, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो ये बताइए सबसे पहले आपने क्या लिखा? वर्णमाला। तो सबसे पहले क्या लिखा? वर्ण। तो भाषा की लिखित रूप से सबसे पहले आप लिखते हो क्या? वर्ण। तो भाषा की लिखित रूप से सबसे छोटी इकाई जो हो जाएगी वर्ण हो जाएगी। वर्ण ये भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, क्योंकि आपने आ लिखा, आ ही तो लिखा, का लिखा, तो ये सबसे छोटी इकाई कहलाएगी वर्ण। भाषा की वो लिखित रूप में सबसे पहले आप वर्ण लिखते हो। दूसरी बात है, क्वेश्चन हम बात यहाँ पे करते हैं ध्वनि की। अब हमारे पास आता है ध्वनि, कि ध्वनि क्या है? तो ध्वनि की बात जरा समझिए कि जब ये वर्ण ही, इन्हीं वर्णों को जब हम मौखिक रूप दे दें, इन्हीं वर्णों को जब तक लिख रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे हम? का आ को आ कह कहाँ रहे थे? हम लिख रहे थे। तो जब तक हम लिख रहे थे तो वो लिखित रूप में थी, और जब इन्हीं वर्णों को हम मौखिक रूप दे दें, क्या मौखिक रूप दे दें, जब ये मौखिक रूप दे देंगे तो मुख से क्या निकलेगी? ध्वनि। और जब इन्हीं वर्णों को मौखिक रूप दे देते हैं तो ये वर्ण किस में बदल जाते हैं? ध्वनि में। तो ध्वनि कहते हैं इन वर्णों को मौखिक रूप देना है, इनको मौखिक रूप देना, वर्णों का मौखिक रूप कहलाता है। अगर आपने सबसे पहले बोला तो ये बताइए कि जो बच्चा पैदा होता है वो सबसे पहले क्या आ बोलता है क्या? नहीं। कोई भी बच्चा पैदा होने के बाद आ नहीं बोलता है, वो अपने मुख से रोने की आवाज़ निकालता है। और बताइए क्या रोने की आवाज़ में कुछ वर्ड होते हैं क्या? कोई वर्ड है रोने की आवाज़ में? कोई भी वर्ड रोने की आवाज़ में नहीं होता है, इसलिए केवल ध्वनि की उसने। जैसे कि मैं करूं ये, अगर मैं सबसे पहले बच्चा है छोटा, मैंने मारकर पकड़ा दिया, वो पैदा हुआ है, तो मैंने उसे दिया और उसने यूं मार दिया अगर बोर्ड पे, तो उसने ध्वनि पैदा की। क्या इस ध्वनि में कोई अक्षर है? नहीं, ध्वनि में कोई अक्षर नहीं था। तो अगर पूछ लिया जाए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो जो बच्चा पैदा हुआ था ना, उसने पहले ध्वनि निकाली थी, सही है, आ नहीं निकाला था। तो मौखिक रूप से, मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाएगी? कि मुख से सबसे पहले क्या निकली? मुख से निकली आपके ध्वनि। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि। मुख से सबसे पहले आपकी क्या निकली? ध्वनि। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ये बात हुई वर्ण, अक्षर और ध्वनि की। आगे मैं बात करता हूँ कि शब्द क्या है, क्योंकि वर्ण, अब वर्णों को मिलाएंगे। अच्छा एक चीज़ समझ लो यहाँ पे, ध्वनि और वर्ण में अंतर, कि ध्वनि क्या है और वर्ण क्या है, या ध्वनि या अक्षर में अंतर, कि ध्वनि क्या है और अक्षर क्या है। जरा यहाँ पे देख लो, ध्वनि व अक्षर में अंतर, ध्वनि व अक्षर में अंतर, जरा गौर करना। ध्वनि व अक्षर में अंतर कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ से करिए इन्हें, और इन्हें दे दीजिए नाम क्या? एक को दे दीजिए ध्वनि, मतलब एक को अक्षर दे दो, अक्षर, और एक को दे दो क्या? ध्वनि। इसे भी समझ लो, ध्वनि।
अक्षर किसे कहते हैं? जैसे कि मान लो किसी का नाम मान लो, मैं किसी का नाम XY मान सकता हूँ कि जैसे कि मान लो पागल, या फिर मतलब पागल, पागल, कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है। पागल का मतलब क्या है? ये एक वर्ड है, इस वर्ड को मिलाया, इस वर्ड को मिलाया, इस वर्ड को मिलाया तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये पागल एक शब्द है। अब मैं बोलूं कि इसमें ध्वनियाँ कितनी हैं, तो आप पागल वर्ड है तो इसमें मैं ध्वनियाँ पूछूं कि पागल, पागल, इधर लिखो, पागल में ध्वनियाँ कितनी हैं? तो देखो पा बोल पा रहे हैं, और अगर मैं पूछूं गा और मैं पूछूं ला, तो पा गा ल कितने अक्षर बोल रहे हैं हम? ध्वनि कितनों की निकाल पा रहे हैं? पा गा और ला की। तो इसमें ध्वनियाँ कितनी हो गई? 3। ध्वनि वर्ड कितने हैं? हम ध्वनि निकाल पा रहे हैं 3 वर्डों की। अगर मैं यहीं पूछूं वर्ड या अक्षर कितने हैं, तो यहाँ आप रखिए कि वर्ड कितने हैं। तो पा, पा कोमा पा में आता समाहित निकाल दो, आगे आ, उसके बाद गा, तो गा में देखो गा को हलंत करिए और इसमें आ निकालिए। ऐसे ही ला, ला में हलंत करिए और क्या निकालिए? आ निकालिए। तो ये क्या हो जाएंगे? ये सारे वर्ड जो हैं वो क्या कहलाते हैं? ये वर्ड या अक्षर कहलाएंगे। वर्ड या ध्वनियों में अंतर है कि अब इसमें पूछा जाए अक्षर कितने हैं, तो ये अक्षर कितने हैं इसमें? ये अक्षर हो गए 3 और 3 6, अक्षर हो गए 6 और ध्वनियाँ हो गई 3। ये है वर्ड और अक्षर में अंतर। आगे वर्ड और ध्वनि में अंतर, सॉरी। आगे हम बात करते हैं शब्द की। शब्द की बात करें तो शब्द को देखो, शब्द में क्या है? क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। शब्द, शब्द की यहाँ पे बात कर लें तो का और माँ या फिर रा और माँ को मिला दें तो क्या बन जाएगा? या तो रमा बन जाएगा या राम बन जाएगा। लेकिन इसी को हम उल्टी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो का और माँ और ला को बना दिया मैंने, तो ये क्या बन गया? कमल। तुमने इसे पढ़ दिया, अच्छी बात है। और मैं इसी को लिख दूं कि आप जानते हो, आपके दिमाग में एक फिगर बन गया कि लाल कमल होता है। आपने उस कमल की इमेज आपके दिमाग में बन गई इस शब्द को सुनते ही। तो क्या हुआ कि मैं ऐसे लिख दूं माँ धन का धन ला, और मैं लिख दूं मकल। अब ये ज़रा बता दो, क्या ये कोई शब्द आपने कभी सुना है? मकल क्या होता है? अक्षर तो मैंने चेंज नहीं किए, अक्षर तो वही हैं, वर्ड वो ही रहे, लेकिन देखो जो यहाँ वो यहाँ है, लेकिन मैंने इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया। तो क्या हुआ? मकल, मकल मीन्स जानते हो क्या होता है? नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो मकल मीन्स कोई अर्थ ही नहीं है इसका। ऐसे जो वर्णों को मिलाओ, शब्द जब बनाना है तो वर्णों को इस तरीके से मिलाओ जो वो मिलें तो कोई ना कोई सार्थक अर्थ दें। अगर सार्थक अर्थ नहीं है उनका तो वो शब्द नहीं कहलाएंगे। तो क्या ये शब्द कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहलाएगा। यही शब्द कहलाएगा क्योंकि इसका अर्थ हमें पता है। ये अपने सार्थक का मतलब होता है अर्थ के संग हो, कोई ना कोई अर्थ हो उसका, लेकिन इसका कोई अर्थ ही नहीं है, तो ये शब्द नहीं हो सकता है। तो क्या कह सकते हैं शब्द को? शब्द की परिभाषा आप लिख सकते हो 2 या 2 से अधिक, क्योंकि शब्द तो कई अक्षरों से मिलकर के बन सकता है। तो 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक, ये वर्ड अगर नहीं है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, अगर ये वर्ड नहीं है सार्थक वर्ड तो आपका गलत है। वर्णों के समूह को, तो वर्ड में तो हमने क्या किया था? का, माँ और ला, ये बना दिया, कमल हो गया। अगर मैं इसी को लिख दूँ माँ का ल, क्या ये वर्ड है? हमने वर्णों का समूह तो इसे भी बना दिया और वर्णों का समूह इसे बना दिया, लेकिन ये सार्थक ध्वनि दे रहा है। ये कैसा है? ये सार्थक आ रहा है कि हमें पता है ये, क्या मकल पता है? नहीं पता है, तो इसे हम नहीं कहेंगे, ये शब्द नहीं है। शब्द केवल ये है। हो गया। ये इसे कहते हैं क्या? कि इसे कहते हैं कि सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। आगे की कहानी अगर यहीं पूछ ले आपसे कि
अर्थ देखो, मौखिक रूप से ध्वनि हो गई, अगर पूछे लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई तो हो गई वर्ड। अगर आपसे यही पूछ ले, क्या पूछ ले कि ये बताइए कि अर्थ के आधार पे आपने कमल वर्ड सुना तो आपको इसका अर्थ क्या लगा, कि आपको लगा कि इसका ये एक वो है, तो क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि वर्ड जो था, शब्द था, शब्द में अर्थ निकलेगा कोई ना कोई। जैसे मैं बात करूं भानु की, तो भानु का आप जानते हो अर्थ क्या है, भानु मीन्स सूर्य भी होता है, रवि, भानु, दिनकर, सूर्य, इन सब का अर्थ आपको पता है। तो अर्थ के आधार पर हर शब्द का कोई ना कोई अपना अर्थ होता है, तो ये पूछेगा अर्थ के आधार पर, पूछेगा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई। अगर पूछ ले आपसे कि भाषा के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी हो जाए, वो अर्थ के आधार पर अर्थ होना चाहिए जिसका, तो वो क्या कहलाएगा, शब्द। शब्द ऐसा है, शब्द अर्थ के आधार पर, क्योंकि शब्द का क्या होता है, अर्थ। शब्द का अर्थ होता है तो क्या होता है, शब्द का अर्थ होता है, तो इसे क्या कहेंगे, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। आगे क्या है कि, और ये आज वीडियो में मैं सारा खत्म कर रहा हूँ कि शब्द, शब्द के बाद आता है आपका क्या, वाक्य। अगर वाक्य को ले लिया जाए तो क्या होगा, वाक्य में ज़रा समझिए, वाक्य क्या है, शब्दों के, यही चीज़ है, शब्दों के सार्थक समूह को, जैसे वर्णों को मिलाकर शब्द सार्थक बनाया था, ऐसे शब्दों को सार्थक बनाएं, तो शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक होना जरूरी है, सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, सार्थक समूह को। जैसे आप समझिए, राम घर जाता है। अब जरा ये समझिए, अगर मैं यहाँ लिख दूँ है जाता राम घर, क्या कभी ऐसे आपने बोला है? अगर आपका भाई राम है, क्या पापा से कहते हो है जाता राम घर? कभी बोला नहीं होगा, क्योंकि वर्ड है तो शब्द, शब्दों को मिलाया जरूर है, लेकिन शब्दों का क्रम उल्टा सीधा है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है कि है जाता राम घर, क्या हो गया, कुछ नहीं हो गया, ये कोई वाक्य लग रहा है, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता है, तो ये वाक्य नहीं है। वाक्य क्या होगा, ये वाक्य नहीं हो सकता। शब्दों के सार्थक समूह को, शब्दों का अर्थ जो मेल हो वो सार्थक होना चाहिए। आगे की कहानी में बात करूँ इसी में, सब वाक्य में, तो जरा बात, मैं एक यहीं पे वाक्य लिख रहा हूँ, जरा सोचना और समझना इस चीज़ को कि क्या होगा। कि जैसे कि वाक्य हो गया, क्या वाक्य हो गया, मैंने वाक्य लिखा, लड़के, लड़का, टूटी चप्पल, चप्पल व फटी शर्ट, शर्ट पहने हैं। ये चीज़ मैंने बोल दिया, लड़का टूटी चप्पल व फटी शर्ट पहने हैं, तो आपके मन में क्या आया, ऐसे भाव लगे कि वो लड़का गरीब घर से होगा, या वो लड़का गरीब हुआ तभी तो चप्पल नहीं लेके पहन पा रहा है, चप्पल टूटी है, शर्ट फटी है, या फिर मान लो कि और दीन दशा है उसकी, थोड़ी सी कपड़े फटे हुए हैं, पैंट वगैरह, तो आपके दिमाग में क्या एक भाव जाएगा कि बेचारा गरीब है। और चाहे बिल्कुल गरीब घर का हो, और चाहे दोस्त की गाड़ी मांग के लेके आया हो, अगर किसी 4 व्हीलर से उतर रहा है, और चाहे गरीब हो और मांग के कपड़े पहन के लेके आया हो, लेकिन आपके मन में भाव क्या जाएंगे, उतरे अगर गाड़ी से, कि वो बहुत अमीर घर से होगा। आपके अंदर भाव कब पैदा हुए, कि जब इस वाक्य को पूरा आपने सुन लिया, तब लड़का टूटी चप्पल और फटी शर्ट पहने हैं, तो आपके मन में जब भाव पैदा, इस पूरे को, अब मैं कह दूं लड़का टूटी चप्पल, तो क्या भाव आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मैं कह दूं टूटी चप्पल, क्या भाव आ रहे हैं, लड़का से भाव आ रहे हैं, शब्द से भाव नहीं आ रहे हैं। शब्दों से मिलकर के जब वाक्य बन गया, तो वाक्यों से हमारे मन में क्या आया, एक भाव आया। अगर पूछ लिया जाए भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो क्या हो जाएगी, वाक्य। याद करिए इसे कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाव कैसे बने, भावार्थ के आधार पर क्या हो जाएगी भाषा की सबसे छोटी इकाई, वो हो जाएगी वाक्य। क्योंकि भाव दिल में आपके कब बनेंगे, जब वाक्य होगा तब।
ये होता है वाक्य। आगे की बात हम करते हैं वाक्यांश पे। यहीं से अगर वाक्यांश की बात कर लें तो आप देखो वाक्यांश, वाक्यांश का मतलब क्या लग रहा है आपको कि वाक्य, संधि विच्छेद करिए, धन अंश, किसका अंश होना चाहिए? वाक्य का अंश, वही तो वाक्यांश है, वाक्य का अंश होना चाहिए। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, लेकिन ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनेंगे, दो या दो शब्दों से मिलकर बनेंगे, से मिलकर तो बन जाएंगे ये, लेकिन अर्थ पूरा नहीं देंगे। क्या ये अर्थ पूरा नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? ये अर्थ इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये पूरे वाक्य का अंश है ना, टूटे हुए, क्योंकि ये वाक्य में से निकाला हुआ इनका अंश है, और वाक्य जब पूरा होता है तभी अपने आप में अर्थ निकालता है। ये वाक्य का अगर अंश रख लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? पूरा नहीं होगा, अर्थ देगा। जैसे कि अभी मैंने पीछे लिखा था, जैसे कि मान सकते हो आप कि लड़का फटी टूटी चप्पल, ये लिखा था टूटी चप्पल। अब बस मैंने इतना लग के छोड़ दिया, पूरा वाक्य में से कुछ वर्ड निकाल लिए हमने, कुछ शब्द निकाल लिए और शब्दों को जोड़ के यहाँ लिख दिया। उस पूरे वाक्य में से इतना वाक्य निकाल के हमने यहाँ लिख दिया। क्या ये अर्थ दे रहा है? लड़का टूटी चप्पल क्या? लड़का टूटी चप्पल क्या? लड़का टूटी चप्पल पहने है, या तो ये, या लड़का टूटी चप्पल हुआ फटी शर्ट पहने है, तब वाक्य पूरा हुआ। ये वाक्य पूरा नहीं है, ये अर्थ पूरा नहीं देगा। वाक्यांश कभी पूरा अर्थ नहीं देते हैं। आगे की बात हम करते हैं पद। क्या होता है पद के बारे में? तो समझिए, पद को देखो क्या होता है कि पद जब, समझ लो कि जब एक शब्द है, जैसे राम, मान लो ये राम है, राम है, ये स्वतंत्र रूप में अगर राम मैंने यहाँ लिख दिया है तो ये क्या है? ये क्या है? शब्द। अगर इसी राम को अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे, इसी राम को अगर किसी वाक्य में प्रयोग कर देंगे तो ये राम शब्द नहीं रहेगा, फिर ये राम पद बन जाएगा। तब ये राम पद बनेगा। तो किसी भी शब्द को स्वतंत्र रूप में रखते हैं तो वो तो शब्द कहलाता है, लेकिन वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए तो वह व्याकरण रूप ले लेता है। और वह रूप मतलब जैसे कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाए और वो व्याकरणिक रूप ले ले तो वो क्या कहलाता है? फिर पद बन जाता है वो। जैसे कि अगर मैं बोलूं, शब्द तो ये राम हो गया, सही है। अगर मैं पूछूं राम घर जाता है, अगर मैं पूछूं तो इसमें क्या है? एक पद ये पद, ये सारे शब्द हैं। अगर इन्हें स्वतंत्र रूप से लिख दिया जाए जाता है, केवल जाता, तो ये हो जाएगा शब्द। लेकिन ये जब वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो ये क्या कहलाता है? पूरा पद। अगर पूछा जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कर्ता पद, और ये कहलाएगा कर्ता, ये क्या हो जाएगा? कर्म पद। और ये क्या कहलाएगा? क्रियापद, पूरा क्रियापद। ये पद हैं। और स्वतंत्र रूप से अगर यहाँ लिख देते हम घर, तो क्या आप कैसे वाक्य कहते? कुछ नहीं कहते, ये क्या हो जाएगा? शब्द। ये शब्द कहलाएगा। तो इसे कैसे इसकी परिभाषा लिख सकते हो? जब कोई शब्द स्वतंत्र रूप में प्रयोग होता है तो वो शब्द कहलाता है, और जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है, जब वही शब्द किसी वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो वो पद कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हो गई। ये आज की कहानी थी कि मैंने जो बात की कि सारे जो छोटे छोटे टॉपिक थे, बिंदु थे, जिन्हें मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें मैंने शुरू में निकाल के रख लिया। कल से मैं वर्णमाला को शुरू करूँगा और स्वर से उठा के सीधा आगे बढ़ूँगा। कल से मैं वर्णमाला को आगे इसी क्रम में लेके चलूँगा। स्वर व्यंजन उनको देखेंगे बहुत अच्छे से, किस तरीके से डिफाइन करना है। अब क्या हुआ कि इसको यहाँ तक हमने कर लिया, इन्हें समझिए। केवल चीज़ है समझने की, रटने की नहीं। तो हम आगे अपनी कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।